जो है पढ़ चुके कि रोग किसे कहते हैं, स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो पढ़े थे कि स्वास्थ्य क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और साथ में जो है शारीरिक रूप से एकदम सही है और अपने सभी कार्य को उचित रूप से कर पा रहा है, तो उस स्थिति को जो है स्वास्थ्य कहते हैं और उस व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। और रोग किसे कहते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति का जो सभी शारीरिक अंग है या शारीरिक प्रक्रियाएं अगर सही से कार्य नहीं कर रही हैं, तो उस स्थिति को जो है रोग कहा जाता है। फिर पढ़े थे कि रोग जो होता है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं जन्मजात रोग और एक होता है ग्राह्य रोग। जो रोग जन्म के साथ होता है उसको बोला जाता है जन्मजात रोग और जो जन्म के बाद होता है उसको कहा जाता है ग्राह्य रोग। फिर पढ़े थे कि जो ग्राह्य रोग होता है, मतलब जो जन्म के बाद होता है, वो हो सकता है 2 प्रकार का, या तो हो सकता है संक्रामक या हो सकता है असंक्रामक। अगर एक व्यक्ति से आया होता क्वेश्चन ही 2019 में ही आया हुआ था कि संक्रामक रोग एवं असंक्रामक रोग किसे कहते हैं, तो जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है उसको कहते हैं संक्रामक रोग और जो रोग नहीं फैल सकता है उसे कहा जाता है असंक्रामक रोग। फिर पढ़े थे कि जो असंक्रामक रोग है ये हो सकता है 6 प्रकार का। कुपोषण हो सकता है, उम्र के साथ बढ़ने वाला रोग हो सकता है, इसके अलावा जो है पढ़े हुए थे नशा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एलर्जी हो सकता है और मानसिक रोग हो सकता है। तो ये सब पढ़ लिए थे। फिर पढ़े थे कि पैथोजन किसे कहते हैं, तो जो भी ऐसा सूक्ष्म जीव है जो रोग उत्पन्न करता है उसको रोगाणु कहते हैं या पैथोजन कहते हैं। उसके बाद कुछ बीमारी का रोगाणु हम लोग देखे हुए थे लास्ट क्लास में, यहाँ तक हो गया था, है ना, सबका रोगाणु देखे थे। अब उसी में आगे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ खास बीमारी के बारे में जो है आज पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले पढ़ो टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड जो है यह एक जीवाणु जनित रोग है, मतलब जीवाणु से होता है। देखो अभी तक जो पूरा नाम लिखवाएं, अगर नहीं भी याद रखना है, जितना आज हम बीमारी की चर्चा करेंगे और उसमें जो बात बताएंगे जो जीवाणु जो रोगाणु उसका है बस वो याद रखना है। जैसे कि टाइफाइड किससे होता है, याद रखना है कि टाइफाइड जो है ये होता है साल्मोनेला टाइफी, जो कि एक जीवाणु बैक्टीरिया है। ठीक है, देखो ये 5 नंबर में आ सकता है। अभी जो बीमारी बताएंगे हम टाइफाइड बताएंगे, मलेरिया बताएंगे, निमोनिया बताएंगे, एस्केरिस बताएंगे, मीनिंजाइटिस बताएंगे, ये सब बीमारी जो है 5 नंबर में आ सकता है। देखो टाइफाइड जो है होता किससे है, जीवाणु से होता है। किस जीवाणु से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, या तो इसको अंग्रेजी में लिखो, ज़्यादा अच्छा अंग्रेजी में लिखो, पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहता है, साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद टाइफाइड जो है इसमें होता क्या है, इसे फैलता कैसे है, टाइफाइड इंसान को कैसे होता है। तो जो साल्मोनेला टाइफी है ये हमेशा गंदा खाना या गंदा पानी से फैलता है, मतलब दूषित जल या दूषित पानी से, मतलब हवा से नहीं फैलेगा। मतलब जिस तरह से हर एक बहुत सी बीमारी तो हवा से फैल सकता है या फिर किसी चीज से, लेकिन ये जो जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी ये या तो दूषित जल से फैलेगा, दूषित जल या भोजन। दूषित जल मतलब अगर किसी भोजन में या किसी जल में यह जीवाणु है तभी दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है, मिट्टी के द्वारा या फिर हवा के द्वारा नहीं फैल सकता है। जो ये टाइफाइड है इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है, एक महिला का जिनका नाम था मैरी मेलोन। मैरी मेलोन जो थी यह एक कुक थी, कुक समझते, रसोइया, एक रसोइया थी और कहा जाता है कि इन्हीं से बीमारी उत्पन्न हुआ। जो मैरी मेलोन थी सबसे पहले इनको ही टाइफाइड था और ये कुक थी और ये बहुत सारे घर में, यूरोप में जो है बहुत सारे घर में कुक का काम की और वहाँ पर बीमारी को फैलाई। सबसे जब मतलब जिस घर में ये काम करती थी उस घर के लोग मरना शुरू कर देता था। तो फिर जो है देखा गया कि आखिर क्यों ऐसा है, तो बाद में इनको मतलब कि इनका कहानी पूरा एक अलग है कि मैरी मेलोन जो थी मतलब ये पूरा घर में काम करती थी, रसोइया काम करती थी और जिस घर में काम करती थी वहाँ के लोग को टाइफाइड हो जाया करता था। तो बाद में मतलब माना जाता है कि इन्हीं से बीमारी का शुरुआत हुआ, इन्हीं से जो है टाइफाइड का शुरुआत हुआ। टाइफाइड होता किससे है, तो साल्मोनेला टाइफी से होता है। टाइफाइड फैलता किससे है, तो दूषित जल एवं भोजन से फैलता है। उसके बाद है कि टाइफाइड जो है इसका लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि टाइफाइड हुआ है। तो टाइफाइड का लक्षण ये होता है कि इसमें शुरू में 7 से 10 दिन तक जो टाइफाइड रोग है मतलब बीमारी में जो ज्वर है, फीवर, वो धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद जो है 3 से 4 दिन तक बहुत ही तेज बुखार रहता है, लगभग मान के चलो 102 से 103 डिग्री या 104 डिग्री बुखार रह सकता है। शुरू के 7 से 10 दिन धीरे धीरे बुखार बढ़ता है
देखो बेसिकली सब थियोरेटिकल चीज नहीं पढ़ना है, समझने वाला कुछ नहीं है, केवल कहानी हम बताएंगे 3-4 बीमारी का, और बीमारी की जो कहानी है वो याद रखना है और एग्जाम में आएगा। तो टाइफाइड होता किससे है? साल्मोनेला टाइफी जो कि जीवाणु है। टाइफाइड फैलता किससे है? दूषित जल एवं भोजन से फैलता है। टाइफाइड जो है ये इसका लक्षण क्या है? इसमें शुरू के 7 से 10 दिन बुखार धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद 3 से 4 दिन बुखार बहुत हाई हो जाता है, और फिर 7 से 10 दिन में अगर इलाज नहीं किया गया तो बुखार धीरे धीरे फिर कम होगा और तब इंसान की मौत हो जाएगी। अच्छा, अगर यहाँ तक इलाज कर लिया गया, मतलब यहाँ के अगर 7 दिन बुखार बढ़ा और उस दौरान अगर पहचान लिया गया कि टाइफाइड हुआ है और इलाज कर लिया गया, तब बीमारी फैलेगा नहीं और इंसान बच जाएगा। लेकिन इसमें इंसान की जान भी जा सकती है अगर शुरू में जो है 2-3 सप्ताह ध्यान नहीं दिया गया, तो बाद में इंसान की इसमें जान भी जा सकती है। ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये जल और भोजन के द्वारा आंत में पहुंच जाता है, छोटी आंत में, और वहां पहुंच के अंतिम में क्या होता है कि आंत में छिद्र कर देता है, आंत में छिद्र हो जाएगा। जब आंत में छिद्र हो जाएगा तो भोजन अवशोषित नहीं हो पाएगा, और जब भोजन अवशोषित नहीं होगा तो भोजन को शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगा और उसमें फिर इंसान की मौत हो जाती है। टाइफाइड जो है इसका अगर टेस्ट करना होता है तो किया जाता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है बहुत ही फेमस है, याद रखना है इसको। यही इकलौता टेस्ट है जो मुझे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो याद रखना है कि टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है, विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट है। देखो अलग अलग बीमारी का अलग अलग टेस्ट है, जैसे कि टाइफाइड के लिए हम बताएं कि टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है वो विडाल टेस्ट होता है। अगर डेंगू के लिए देखा जाए तो डेंगू के लिए जो है टर्निक्वेट टेस्ट होता है, टर्निक्वेट टेस्ट। टीबी के लिए देखा जाए तो मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है, मॉन्टॉक्स टेस्ट। सिफिलिस के लिए देखा जाए अगर, सिफिलिस VDRL होता है। ये भी सब कुछ लिखवा देंगे। वैसे ही अगर देखा जाए एड्स के लिए तो एलिसा होता है, एलिसा। तो ये सब कुछ बीमारी है, मतलब बीमारी है और उसका टेस्ट है। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, टाइफाइड वाला और एड्स वाला, लेकिन यही दो जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। टाइफाइड का टेस्ट विडाल टेस्ट होता है और एड्स का टेस्ट जो है एलिसा होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है लिखवा दे रहे हैं अभी। पहले इसको देखो, टाइफाइड जो है ये होता किससे है? जीवाणु से होता है। देखो जीवाणु से होने वाले कुछ और रोग भी हैं, जैसे कि कौन कौन? जैसे कि प्लेग, प्लेग भी जो है जीवाणु जनित रोग है। और कौन है? तो प्लेग है, इसके अलावा जो है डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, इसके अलावा जो है डिजेंट्री, इसके अलावा जो है कलरा। ये सब जीवाणु से होने वाला रोग है। टीबी, ये सब जीवाणु से होने वाला रोग है। प्लेग किससे होता है? तो लिखवाएंगे पिछले क्लास में कि प्लेग होता है एर्सिनिया पेस्टिस, एर्सिनिया। प्लेग जो है पहले के समय में एक महामारी हुआ करता था, इसमें बहुत लोग एक साथ मर जाया करते थे प्लेग में। प्लेग में होता क्या है? तो बहुत तेज बुखार होता है, और इसके अलावा जो है इसमें जो हमारे शरीर में जो लिम्फेटिक टिश्यू हैं, ठीक है, देखो शरीर में दो तरह के बोल सकते हैं कि ब्लड मतलब कि वेसल्स हैं, रक्त नलिकाएं हैं। एक तो रक्त की नलिकाएं हैं जिसमें रक्त बहता है, और एक नलिकाएं हैं जिसमें लिम्फ बहता है। लिम्फ क्या है? तो लिम्फ मतलब होता है कि मतलब ब्लड ही होता है, लेकिन ब्लड जब आरबीसी से निकाल लिया जाता है तो उसको जो है लिम्फ कहा जाता है, या उसको उत्तक द्रव कहा जाता है। तो जो कुछ लिम्फ वाले जो वेसल हैं वो इसमें खुल जाते हैं, उनमें मतलब कि मोटे हो जाते हैं, या बोले सूजन हो जाता है उसमें प्लेग में, और इसमें इंसान की मौत हो जाती है। डिप्थेरिया जो है इसमें जो है बहुत तेज बुखार होता है, और साथ में जो है इसमें भी लास्ट में इंसान की मौत हो जाती है। डिप्थेरिया, डिजेंट्री, इससे बहुत ही खतरनाक रोग है। कलरा जो है ये किससे होता है? तो कोरिनोबैक्टीरियम डिजेंट्री, कोरिनोबैक्टीरियम डिजेंट्री से जो है ये होता है। कलरा किससे होता है? कल लिखवाए थे विब्रियो कलरा। टीबी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये सब कुछ टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड को ठीक करने के लिए जो जनरली दवाई जो दिया जाता है, टेरामाइसिन दिया जाता है, टेरामाइसिन और क्लोरामफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक है जिसका यूज किया जाता है टाइफाइड के इलाज में। जनरली जो दवा है वो इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। टाइफाइड के बारे में क्या क्या चीज़ है? टाइफाइड जो है जीवाणु से होने वाला रोग है, साल्मोनेला टाइफी से। फैलता किससे है? तो दूषित जल या दूषित भोजन से फैलता है,
इसमें होता क्या है, तो इसमें होता यह है कि शुरुआत में 7 से 10 दिन बुखार धीरे धीरे बढ़ता है, फिर 3 से 4 दिन तक बुखार बहुत ही हाई हो जाता है, उसके बाद फिर बुखार धीरे धीरे कम होता है, इंसान की मौत हो सकती है। इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है, जो विडाल टेस्ट होता है, और इसमें अंततः जो है, और साथ में इसमें शरीर में बहुत तेज दर्द भी होता है। इसमें शरीर में जो जो मतलब कि बोन है, हड्डियां हैं, उसमें बहुत तेज दर्द होता है टाइफाइड में। और टाइफाइड में जो है इलाज किया जाता है टेरामाइसिन और क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक से इसका इलाज होता है। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो, इसको भी लिख लेना, टाइफाइड, डेंगू, टीबी, सिफिलिस, एड्स सब इससे होता है। ठीक है, तो क्या क्या देखिए कि टाइफाइड जो है वो होता है साल्मोनेला टाइफी से। टाइफाइड जो है दूसरे जल एवं भोजन से होता है, जिसमें कि साल्मोनेला टाइफी पहले छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करने के बाद जो है ये फिर शरीर मतलब वृद्धि करता है, फिर शरीर में आता है और उससे बुखार का दौर शुरू होता है। बुखार जो है इसमें शुरू में 7 से 10 दिन तक धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद बुखार बहुत तेज हो जाता है 3 से 4 दिन तक, और उसके बाद जो है बुखार धीरे धीरे कम होता है, और फिर इंसान की लास्ट में मौत भी हो सकती है अगर इलाज नहीं किया जाए तो। लक्षण क्या क्या होता है, एक तो बुखार वाला चीज है, दूसरा भूख नहीं लगता है, शरीर में कमजोरी रहता है, कब्ज होता है, ये सब इसका लक्षण है। उसके बाद इसका इलाज कैसे होता है, टेरामाइसिन, क्लोरामफेनिकोल या क्लोरोमाइसिटिन से इसका इलाज किया जाता है। टेस्ट कौन सा होता है, तो विडाल टेस्ट इसके लिए किया जाता है, विडाल परीक्षण किया जाता है। चलो अब कुछ और बीमारी देखते हैं, जैसे कि निमोनिया। कि निमोनिया जो है कैसे होता है। निमोनिया भी एक जीवाणु जनित रोग है, मतलब जीवाणु से होने वाला रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है। उसके ऊपर जैसे कि कुछ हम टेस्ट लिखवाए थे कि टाइफाइड होता है विडाल टेस्ट, डेंगू के लिए होता है टर्निक्वेट टेस्ट, टीबी के लिए होता है मॉन्टॉक्स टेस्ट, सिफिलिस के लिए कौन होता है वीडीआरएल, एड्स के लिए एलिसा। इसको फुल फॉर्म लिख लो, जैसे कि वीडीआरएल। वीडीआरएल का फुल फॉर्म होता है वेनरल डिजीज रिसर्च, ये याद रखना है, फुल फॉर्म आता है ऑब्जेक्टिव में, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। वैसे ही एलिसा, एलिसा तो बहुत बार पूछा हुआ है। एलिसा जो है जनरली एड्स के लिए किया जाता है, या फिर जो है वो कोरोना जो भी आया है इसके लिए भी एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, हालांकि एक और टेस्ट उसके लिए होता है, एलिसा भी किया जाता है उसके लिए। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ये सब टेस्ट है, ये सबसे फेमस टेस्ट है एड्स के लिए। उसके बाद जो है जो अभी किया जा रहा है, अभी जो टेस्ट किया जा रहा है कोरोना के लिए, वो टेस्ट होता है पीसीआर, जो कि मलेरिया के लिए किया जाता है, एड्स में भी किया जाता है, सिफिलिस में भी किया जाता है, और कोरोना में भी। लगभग हर एक बीमारी में पीसीआर किया जाता है। एलिसा मतलब पर्टिकुलर एड्स के लिए है, लेकिन इसमें भी एलिसा करने से पहले पीसीआर किया जाता है। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये बहुत सारे टाइप का होता है और ये पढ़ना भी है। पीसीआर जो है ये एक टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। तो पीसीआर जो है, जो कि मतलब कि कोरोना के लिए किया जा रहा है, वो पीसीआर है आरटी-पीसीआर। ठीक है, इसको सर्च करोगे यूट्यूब पर या गूगल पर तो मिल जाएगा। सर्च करना कि कौन सा टेस्ट होता है कोरोना के लिए, तो आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है, मतलब कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटी मतलब क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये है ना, क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, कि वायरस में जो होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, आरएनए। आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है किया जाता है कोरोना के लिए। इसी का एक टाइप है पीसीआर। इसके बाद जो है एड्स, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बाद जो है एड्स किससे होता है, तो एचआईवी से होता है। तो एचआईवी का होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उसके बाद जो है सीएमआई मिलेगा इस चैप्टर में आगे। सीएमआई अब लिख लो खाली, आगे चैप्टर में आगे मिलेगा। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये सब कुछ है जो कि याद। और माल्ट
ये भी पूछा हुआ है। म्यूकोसा, ये भी आगे मिलेगा, इस चैप्टर में ही आगे मिलेगा। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये सब जो है फुल फॉर्म याद रखना चाहिए। वीडीआरएल, वेंड्रल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये पढ़ना है, ये पूरा 5 नंबर में आता है, पढ़िए इसको आगे चैप्टर में। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, सीएमआई, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये कुछ फुल फॉर्म था जो कि याद कर लेना है। इसके बाद जो है कुछ बीमारी के बारे में, आप जैसे कि हम लोग टाइफाइड देख चुके हैं, वैसे ही कुछ और बीमारियों के बारे में देखना है कि बीमारी कैसे होता है, उसका लक्षण क्या होता है और किससे होता है, कौन टेस्ट होता है, क्या इलाज होता है, वो सब। तो अब देखो निमोनिया, या पहले देख लो मलेरिया। मलेरिया, तो मलेरिया जो है ये एक प्रोटोजोआ से होता है। इस तरह पढ़े कि एड्स, टाइफाइड किससे होता है, जीवाणु से होता है। कौन जीवाणु होता है, साल्मोनेला टाइफी। वैसे ही मलेरिया जो है ये होता है एक प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया, या फिर जो है जीवाणु है, हेलमिन्थस है, ये सब प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया भी जो है प्रोटोजोआ से होता है। किस प्रोटोजोआ से, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। जिससे मलेरिया होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव है। प्लाज्मोडियम को शरीर में लेकर कौन आता है, तो मादा एनोफिलस मच्छर। जो मादा एनोफिलस मच्छर है, फीमेल एनोफिलस, यही इस प्लाज्मोडियम को शरीर में लेकर आती है, ठीक है। मादा एनोफिलस मतलब कह सकते हैं कि इसकी वाहक है, ठीक है। प्लाज्मोडियम शरीर में, जैसे बोले ना कि जो साल्मोनेला टाइफी है वो शरीर में कैसे आता है, दूषित जल या दूषित भोजन से आता है ना, गंदा खाना या गंदा पानी से आता है। वैसे ही प्लाज्मोडियम जो है ये शरीर में कैसे आता है, तो मादा एनोफिलस मच्छर के काटने से आता है, ठीक है। जैसे मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है मादा एनोफिलस से आता है। वैसे ही डेंगू में हम लोग पढ़ेंगे कि डेंगू में जो है मादा एडिस से आता है। वैसे ही जो क्यूलेक्स होता है जो कि फलेरिया में होता है, हाथी पाँव में, वो मादा क्यूलेक्स से आता है। तो मलेरिया जो है होता है किससे है, एक प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जो था इसको लेकर कौन आता है, तो मादा एनोफिलस। सबसे पहले देखो मलेरिया जो था, अगर देखा जाए तो 1800 ईस्वी में सबसे ज्यादा भी खतरनाक रोग अगर कोई था तो मलेरिया था। सबसे अधिक लोगों की जो मौत हुआ करती थी वो मलेरिया की वजह से हुआ करते थे। मलेरिया की वजह से खासकर यूरोप के जितने भी देश था वहाँ पर एक बार में पूरा का पूरा गाँव, पूरा का पूरा कस्बा जो है खाली होता था मलेरिया की वजह से। तो वहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए, इनका नाम था लैंसेंसी। इन्होंने सबसे पहले ये बात बताया कि आखिर ये होता क्यों है बीमारी। तो इन्होंने बताया सबसे पहले कि जो बीमारी है मलेरिया, ये किसी सूक्ष्म जीव के कारण हो रहा है, और उस सूक्ष्म जीव का नाम इन्होंने प्लाज्मोडियम दिया। मतलब पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम का खोज किसने किया सबसे पहले, तो लैंसेंसी ने किया। उसके बाद भारत का उस 1895 में भारत में जो मतलब आर्मी था, वहाँ के एक डॉक्टर थे, उनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस इंडियन मिलिट्री में डॉक्टर थे। तो सर रोनाल्ड रॉस जो थे, इन्होंने सबसे पहले ये बताया, देखो ये तो मतलब चल गया कि प्रोटोजोआ से होता है, ये बात लैंसेंसी ने बता दिया, लेकिन ये प्रोटोजोआ शरीर में आता कैसे है, ये प्लाज्मोडियम शरीर में आता कैसे है, तो इन्होंने ही बताया कि मादा एनोफिलस जो मच्छर है वहीं इसको लेकर आती है, वहीं काटती है, तो शरीर में जो है ये प्लाज्मोडियम प्रवेश कर जाता है। किसने बताया, सर रोनाल्ड रॉस ने बताया। अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये 4 प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम होता है कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। एक होता है, इसको शॉर्ट में हम पी लिख देंगे, तो एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, एक होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, ज्यादा अच्छे से अंग्रेजी में लिखना, इसे इसको बोल देंगे फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इसको बोल सकते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल, और होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, मलेरी, और एक होता है प्लाज्मोडियम ओवेल फैल्सीपेरम वाइवेक्स।
तो 4 टाइप के मलेरिया मतलब कि प्लाज्मोडियम हो सकता है, फैल्सीपेरम, ओवेल, मलेरियाई और वाइवेक्स। इसमें से सबसे खतरनाक जो है वो फैल्सीपेरम है, सबसे अधिक जो जानलेवा मतलब जो प्लाज्मोडियम है वो फैल्सीपेरम है। फैल्सीपेरम जो है यही इंडिया में भी होता है, इंडिया में मतलब जो नॉर्थ इंडिया है, दक्षिणी भारत, सॉरी उत्तरी भारत, जो उत्तरी भारत है और जो अफ्रीका है वहाँ पर फैल्सीपेरम होता है, और ये जो है सबसे अधिक खतरनाक है। सबसे कम खतरनाक जो है वो प्लाज्मोडियम मलेरियाई है और प्लाज्मोडियम ओवेल है। ठीक है, चूंकि हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में जो है फैल्सीपेरम होता है हम लोग की तरफ, तो हम जो भी बताएंगे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के बारे में बताएंगे। तो खैर प्लाज्मोडियम जो है वो हो सकता है 4 तरह का, फैल्सीपेरम, ओवेल, मलेरियाई और वाइवेक्स। सबसे खतरनाक कौन होता है तो याद कर लेना है, लिख लेना है, खतरनाक जो है वो फैल्सीपेरम होता है, और हम लोग के यहाँ पाया कौन जाता है तो फैल्सीपेरम ही पाया जाता है। अब इसमें देखो होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि जो मादा एनोफिलस है जैसे ही किसी इंसान को काटती है, ठीक है, उसके रक्त में, रक्त को चूसने से काटेगी तो क्या होगा कि प्लाज्मोडियम जो है रक्त में चला जाएगा। प्लाज्मोडियम होता कहाँ है तो मादा एनोफिलस का जो लार ग्रंथि है, सैलिवरी ग्लैंड, जो इसकी जो लार ग्रंथि है सैलिवरी ग्लैंड जो है, सैलिवरी ग्लैंड, इसमें होता है प्लाज्मोडियम। और जैसे ही ये काटेगी तो जो प्लाज्मोडियम है ये कहाँ आ जाएगा, रक्त में आ जाएगा। रक्त में आने के बाद जो है रक्त से ये जाएगा लीवर में, ठीक है, यकृत में जाएगा, लीवर में जाएगा। कौन जाएगा प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम जैसे लीवर में जाएगा तो वहां जाकर ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा। शुरू में कम आया है, मलेरिया कितना आएगा, बहुत कम आएगा, तो लीवर में जाएगा, वहां अपनी संख्या को बढ़ाएगा। संख्या को बढ़ाने के बाद वहां मतलब ये करेगा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन करेगा, कहाँ पर जाके, लीवर में जाके, ठीक है। और यहाँ पर फिर अलैंगिक करने के बाद जो है ये फिर यहाँ से निकल कर आएगा ब्लड में। ब्लड में आने के बाद जो है जो हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी में। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी में होता है। तो आरबीसी जो है उसको तोड़ना शुरू करेगा, आरबीसी को, और आरबीसी को तोड़कर निकालेगा हीमोजोइन, हीमोजोइन। और ये जो हीमोजोइन केमिकल है यही निकलने के बाद जो है शरीर में बुखार का दौर शुरू होता है, जिसमें हर एक 3 से 4 दिन के बाद बुखार रिपीट होता है। मतलब एक बार बुखार, जो हर एक में बुखार का दौर अलग अलग होता है। जैसे इसमें जो है 72 आवर्स का होता है, इसमें 48 आवर्स का होता है, इसमें भी 48 आवर्स का होता है, और इसमें 24 आवर्स का होता है। मतलब इसमें हर एक 72 घंटे में बुखार आता है, 72 घंटे में जो है इसमें बुखार रिपीट होता है। एक बुखार आया, खूब तेज बुखार आता है इसमें, ठीक है, इसमें ठिठुरन होता है और खूब तेज बुखार आता है, ठंड लग के, ठंड के साथ बुखार आता है, और बहुत तेज बुखार आएगा, कुछ देर तक रहेगा, और फिर स्वेटिंग होगा, पसीना होगा, और धीरे धीरे बुखार फिर उतर जाएगा। फिर से 72 घंटे बाद फिर से बुखार आएगा, और यही दौर चलते रहता है। ये होता है हीमोजोइन के कारण। तो हुआ क्या, सबसे पहले मादा एनोफिलस मच्छर काटी, इसके काटते ही जो है इसके लाल ग्रंथि में जो प्लाज्मोडियम था वो आ गया हमारे रक्त में, रक्त से गया यकृत में, यकृत में जाकर वो अलैंगिक जनन किया, जिससे उसकी संख्या में वृद्धि हुई। जब संख्या में उसकी वृद्धि हो गई तो फिर वो आ जाएगा रक्त में, और जो आरबीसी है उसको तोड़ेगा, आरबीसी को तोड़ेगा तो हीमोजोइन केमिकल बनेगा, और जो हीमोजोइन केमिकल है यही निकल के शरीर में जो है बुखार का दौर शुरू करेगा। इसमें ठिठुरन के साथ, ठंड लगने के साथ जो है बहुत तेज बुखार आएगा, फिर बुखार उतर जाएगा, फिर बुखार आएगा। तो ये दौर जो है चलते रहता है। इसके लिए टेस्ट कौन होता है तो वही पीसीआर टेस्ट होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर टेस्ट जो है इसमें किया जाता है पहचानने के लिए कि मलेरिया हुआ है कि नहीं हुआ है। मलेरिया का जो सबसे पहला दवा, अब तो इसका बहुत दवा हो गया है, सबसे पहला जो इसका दवा बना था वो बना था सिनकोना पेड़ के छाल से। एक पेड़ था जिसका नाम था सिनकोना, तो सिनकोना जो पेड़ था उसके छाल से सबसे पहले इसका दवा बना था, और दवा का नाम था क्विनोन। क्विनोन स्पेलिंग थोड़ा देखना, लेकिन क्विनोन, क्विनोन सबसे पहले दवा जो बना था मलेरिया का वो क्विनोन बना था, जो कि सिनकोना पेड़ के छाल से बना था। अब बहुत सारी दवाएं इसके आ चुकी है मार्केट में, लेकिन सबसे फर्स्ट दवा सिनकोना पेड़ के छाल से बना था, इसका नाम था क्विनोन। एक रिवाइज कर लो मलेरिया में क्या होता है। तो मलेरिया जो है वो किससे होता है तो प्रोटोजोआ से होता है। कौन प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम कितने प्रकार का हो सकता है तो 4 प्रकार का हो सकता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स।
सबसे खतरनाक कौन है? सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है। इसका खोज कौन किया? सबसे पहले इस बारे में बताने का काम लैंसिसी ने किया। उसके बाद सर रोनाल्ड रॉस ने कंफर्म किया कि ये जो है आता कहाँ से शरीर में, तो मच्छर लेकर आता है, मादा एनोफिलस मच्छर। मादा एनोफिलस मच्छर के कहाँ होता है? तो लाल ग्रंथि में होता है। अच्छा, ये किस रूप में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो प्लाज्मोडियम है किस रूप में आता है? तो ये आता है स्पोरोजोआ के रूप में, या बोल सकते हैं स्पोरोजोइड्स के रूप में। स्पोरोजोइड्स याद रखना, ये एग्जाम में आता है। किस रूप में प्लाज्मोडियम मानव के शरीर में प्रवेश करता है? तो स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स स्पोरोजोइड्स के रूप में जो है ये शरीर में प्रवेश करता है। अब ये क्या होता है बता रहे हैं। प्लाज्मोडियम शरीर में कौन लाता है? तो मादा एनोफिलस लाती है, और मादा एनोफिलस के लाल ग्रंथि में प्लाज्मोडियम होता है। किस रूप में? स्पोरोजोइड के रूप में। जैसे ही वो काटती है तो स्पोरोजोइड्स रक्त में आ जाता है, रक्त से जाता है लीवर में जहाँ अलैंगिक जनन करता है, संख्या को बढ़ाता है, फिर आता है तो आरबीसी पर हमला कर देता है, आरबीसी को तोड़ता है, बनाता है हीमोजोइन, और हीमोजोइन बनने के बाद शरीर में बुखार का दौर शुरू होता है। इसमें ठिठुरन के साथ, ठंड लगने के साथ बुखार आता है, बहुत तेज बुखार रहता है, और उसके धीरे धीरे फिर बुखार उतर जाता है। फिर 72 घंटे बाद, अगर फैल्सिफिरम तो 72 घंटे बाद, ओवर है तो 48 घंटे बाद, मलेरिया है तो फिर 10 घंटे बाद, वायरस है तो 24 आवर के बाद बुखार रिपीट होता है। लेकिन हम लोग के यहाँ इंडिया में और अफ्रीका में सबसे अधिक जो है फैल्सिफिरम ही है, मतलब 72 घंटे में बुखार रिपीट होता है। दवा क्या है? सबसे पहले दवा जो है इसको सिंकोना पेड़ के छाल से बना था, और उसका नाम था क्विनोन। उसके बाद मलेरिया के लिए टेस्ट कौन सा होता है? नॉर्मली पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट कराया जाता है। तो समझो स्पोरोजोइड्स क्या है। देखो, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे ही मच्छर काटेगा, ठीक है, कौन मच्छर? मादा एनोफिलस। जैसे ही मादा एनोफिलस मच्छर काटेगी, इधर लिखते हैं, तो जो स्पोरोजोइड्स से शरीर में आएंगे, ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे यकृत में, और वहां पर क्या करेंगे? अलैंगिक जनन करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद ये आएंगे रक्त में। अब देखो होगा क्या, जैसे ही मान लो कि फिर से अगर कोई मच्छर आकर काटे, तो मतलब कि सामान्य मच्छर आकर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटा, ठीक है, जैसे ही संक्रमित को काटेगा तो जो ये प्लाज्मोडियम है वो उस मच्छर में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन देखो, मच्छर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, इंसान को ये मलेरिया उत्पन्न करता है, नुकसान पहुंचाता है, मच्छर को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, नहीं होता है। तो स्पोरोजोइड जो है ये शरीर में आया था, अलैंगिक जनन किया था, और बुखार शुरू किया था। फिर ये क्या करेगा कि फिर ये लैंगिक जनन करेगा और युग्मक बनाएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक। और ये युग्मक जो है ये जाएगा सामान्य मच्छर में, सामान्य मच्छर में फिर से इसका निषेचन होगा और फिर से स्पोरोजोइड्स बनेगा। मतलब बोल सकते हैं कि मेनली इतना याद रखो कि इसका जो लैंगिक जनन है वो मच्छर में होता है, इस प्रोटोजोआ का, और जो इसका अलैंगिक जनन है वो कहाँ पर होता है? मानव में होता है। और इसके कितने होस्ट हैं, मतलब कितने शरीर में रहता है? 2 के, मानव में भी और मच्छर में भी। मच्छर में कौन होता है? लैंगिक जनन, और मानव में कौन होता है? अलैंगिक जनन। ठीक है, तो बस यही सब बात है मलेरिया के बारे में। इसको अगर देख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देख लिए मलेरिया के बारे में। अब कुछ और बीमारी जैसे कि निमोनिया, डेंगू, अम्लीय पेचिस, एस्केरियासिस, हाथी पांव, ठीक है, टाइफाइड देख लिए। देखो पहले पढ़ते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया जो है ये भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, निमोनिया भी किससे होता है? जीवाणु से होता है। कौन से जीवाणु से होता है? तो पहले बताया मैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये सब याद रखना है। देखो पुराना तो भूल भी नहीं है, लेकिन जो अभी बता रहे बीमारी के साथ, जैसे टाइफाइड का, मलेरिया का, निमोनिया का, इसके याद रहना चाहिए, क्योंकि ये सब मेन टॉपिक है। एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से जो है निमोनिया रोग होता है। निमोनिया जो है मुख्य रूप से बच्चों को होता है, और इसमें प्रभावित क्या होता है? तो इसमें होता है LRTI। LRTI मतलब क्या? लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखो जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है,
मतलब कि जो हमारा श्वसन तंत्र है उसमें दो तरह का इन्फेक्शन पाया जाता है। एक होता है LRTI, एक होता है URTI। LRTI मतलब क्या हुआ? तो LRTI मतलब हुआ लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और एक होता है URTI, मतलब कि U मतलब होता है यहाँ पर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि ऐसा इन्फेक्शन जिसमें जो श्वसन तंत्र है उसका निचला भाग में कौन है? लंग्स है, फेफड़ा, ठीक है, वो अगर प्रभावित होता है तो उसको बोलते हैं LRTI। और अगर ऊपरी भाग प्रभावित होता है जैसे नाक और ये सब चीजें तो वो होता है URTI। इसमें से LRTI ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, LRTI जो है ये अधिक खतरनाक होता है URTI से। जैसे कि जो सामान्य जुकाम होता है उसमें URTI मतलब होता है, उसमें मतलब जो अपर पार्ट है वो इन्फेक्टेड होता है, तो ये कम खतरनाक है। लेकिन जो निमोनिया है इसमें LRTI इन्फेक्टेड होता है, मतलब कि लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। खैर ये मेडिकल टर्म होता है, लेकिन याद रखना है कि इसमें जो है हमारा ऊपरी भाग नहीं निचली भाग संक्रमित होता है। और इसमें होता क्या है कि जो फेफड़ा है, देखो श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, तो ये मान लो कि अगर श्वसन तंत्र हम बना रहे हैं तो ऐसे कुछ होता है श्वसन तंत्र इंसान का। ये फिगर होता है मानव के श्वसन तंत्र के, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा बनाया जा सकता है, इसमें अरबों ऐसे बन सकता है, 3 अरब तो होता ही है, ठीक है ऐसे। ये होता है इंसान का श्वसन तंत्र। अब इसमें क्या होता है, देखो ये तुम्हारा नोज हो गया, ये माउथ हो गया, ये गला हो गया, यहाँ पर होता है स्वर ग्रंथि, ये ट्रैकिया हो गया, ये फेफड़ा हो गया। इसमें क्या होता है कि यहाँ से हम सांस लेते हैं, वो हवा आता है नीचे, ठीक है, हवा नीचे आकर कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। फेफड़ा में जो है ऐसे कुछ वायु कोष्ठिकाएं होती हैं, ये जो होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वायु कोष्ठिका, या अंग्रेजी में कहा जाता है एल्वियोली। कितने होते हैं? लगभग 3 अरब होते हैं दोनों फेफड़ा को मिलाकर। अच्छा इसमें दिख रहा है जो राइट लंग है वो लेफ्ट लंग से बड़ा होता है, जो मतलब दायां फेफड़ा होता है वो बायां फेफड़ा से बड़ा होता है। दायां फेफड़ा की जो वेट होती है लगभग 600 ग्राम होती है, और बाएं फेफड़ा की जो वेट होती है ये 500 ग्राम होती है। दायां फेफड़ा जो है इसमें 3 ऐसे चैम्बर होता है, बाएं फेफड़ा में 2 ही चैम्बर होता है। तो खैर ये सब नहीं जानना है, जानना ये है कि निमोनिया में होता क्या है। निमोनिया में होता ये है, देखो सांस आ रहा है मतलब हवा आ रहा है, तो हवा कहाँ जा रहा है? वायु कोष्ठिका में। यहाँ जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जब हवा पहुँच गया तो यहाँ से अब हवा जो है आता है रक्त में, और फिर रक्त उस हवा को ऑक्सीजन को लेकर कहाँ जाएगा? शरीर के पास। और शरीर में जो CO2 बना हुआ है वो CO2 फिर यहाँ पर आएगा और यहाँ से फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब जो मुख्य जगह है जहाँ पर से बाहर और शरीर के बीच गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वो जगह कौन है? वायु कोष्ठिका है। वायु कोष्ठिका जो दीवार है यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। बात समझिए, मतलब कि सांस यहाँ पर, हवा यहाँ से यहाँ अंदर आए, जब यहाँ पहुँचेगा तब गैस का आदान प्रदान होगा, तब ऑक्सीजन अंदर जाएगा, CO2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यही आदान प्रदान हो रहा है। अब निमोनिया में होता क्या है कि ये जो जगह है यहाँ म्यूकस भर जाता है, कुछ चिपचिपा पदार्थ आकर यहाँ पर भर जाता है म्यूकस। अब उससे क्या होगा कि हवा यहाँ तक आएगा लेकिन अंदर नहीं जा पाएगा वायु कोष्ठिका में, तो यहाँ ऑलरेडी म्यूकस भरा हुआ है, चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ है, और ये म्यूकस भरा हुआ है इसके अंदर में। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि हवा यहाँ जा नहीं पाएगा, और जब हवा यहीं पर नहीं जाएगा, मेन जगह तो यही है, मेन जगह यहाँ चलाना थोड़ी है, मेन जगह इसके अंदर जाना है, इसके अंदर जाएगा तब शरीर में पहुंचेगा। तो जो नॉर्मल बीमारी होता है, सामान्य जुकाम होता है, उसमें जनरली यहाँ पर म्यूकस जमा होता है, कंजेशन होता है यहाँ तक। इसमें क्या होता है कि जो फेफड़ा है यही संक्रमित हो जाता है, और जब फेफड़ा संक्रमित हो गया तो फिर इसमें हवा यहाँ तक आ भी जाएगा तो अंदर नहीं जा पाएगा, और फिर हवा जब अंदर नहीं जाएगा तो फिर शरीर में नहीं जा पाएगा, और शरीर में नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इंसान की मौत हो जाएगी। सबसे अधिक जो ये रोग होता है ये बच्चों को होता है। अगर देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक बच्चों की मौत जो है निमोनिया रोग से होता है। निमोनिया जो है इसका कुछ लक्षण होता है, जैसे कि बोले ना कि इसमें म्यूकस जमा हो जाता है, और बहुत ही मतलब कि हार्ड कंडीशन है, बहुत मतलब क्या बोले लास्ट कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो नाखून है
और जो लिप्स है होठ, उनका जो रंग है धीरे धीरे नीला पड़ने लगेगा और फिर लास्ट में इंसान की मौत हो जाएगी। नाखून का रंग बदल जाएगा, लिप्स का रंग बदल जाएगा और नीला रंग हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, ब्लूइश कलर का नीला रंग होने लगेगा और फिर लास्ट में इंसान, क्योंकि जब शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो इनका रंग बदलने लगेगा और ये हो जाएंगे नीले रंग का और लास्ट में इंसान की मौत हो जाएगी। ये फैलता कैसे है? ये फैलता है जिस व्यक्ति को निमोनिया है तो उसका बर्तन यूज करने से या उसका जो है सामान यूज करने से ये फैलता है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये फैलता है। इसके लिए इलाज कौन होता है? तो इलाज किया जाता है जिनके एंटीबायोटिक से, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा जिसमें दिया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, दोनों जो है पेनिसिलिन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इन्हीं का यूज किया जाता है निमोनिया रोग में। तो निमोनिया होता किससे है? जीवाणु से होता है। कौन जीवाणु होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ये जो जीवाणु होते हैं ये जो हमारा लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, जो नीचे वाला श्वसन तंत्र है, उसको प्रभावित कर देते हैं, जिससे कि सर बुखार रहता है, बुखार तो रहता ही है, सांस लेने में तकलीफ होती है, शरीर में अब ऊर्जा ही नहीं बन पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो, और फिर लास्ट तक जो होठ का रंग है, जो नाखून का रंग है, ये बदलने लगता है, नीले रंग का हो जाएगा और लास्ट में इंसान की मौत भी हो सकती है। इसमें भी दवा यूज किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन का। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो, तो अभी जो है हम लोग पढ़ लिए निमोनिया के बारे में और पढ़ लिए जो है कि क्या होता है टाइफाइड, क्या होता है मलेरिया, ये सब देख लीजिए। अब पढ़ना है सामान्य जुकाम। जो सामान्य जुकाम क्या होता है समझ रहे हैं? कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मतलब कि जो हम लोग को अक्सर होते रहता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड। सामान्य जुकाम क्या होता है? तो सामान्य जुकाम जिस वायरस से होता है उस वायरस को कहा जाता है राइनो वायरस। राइनो वायरस। पूछा जाए कि सामान्य जुकाम किससे होता है तो याद नहीं, सब एग्जाम में आता है। सामान्य जुकाम किससे होता है? तो राइनो वायरस से होता है। देखो, अभी हम पढ़े निमोनिया के बारे में और निमोनिया में हम क्या बताएं कि जो लंग्स है, फेफड़ा जो है वो प्रभावित हो जाता है। सामान्य जुकाम में इससे होता क्या है? तो सिर दर्द होता है, ठीक है, हल्का बुखार होता है और सर्दी खांसी होता है, इसे बोलते हैं सामान्य जुकाम। सर्दी खांसी रहेगा और हल्का बुखार हो सकता है और सर में दर्द होगा और लेथार्जिक टाइप रहेगा, कहीं ज़्यादा ऊर्जा अनुभव नहीं होगा, तो यही सामान्य जुकाम होता है। किससे होता है? तो वायरस से होता है, राइनो वायरस से होता है। लेकिन इसमें और निमोनिया में, निमोनिया का लक्षण इसका लक्षण लगभग समान होता है, लेकिन कुछ अंतर है। जैसे कि निमोनिया में भी सिर दर्द होता है, निमोनिया में भी बुखार होता है, निमोनिया में भी सर्दी खांसी होता है और इसमें भी होता है। लेकिन कुछ अंतर ये है कि जो निमोनिया है उसमें लंग्स प्रभावित होता है। जो फेफड़ा था उसमें, जो उसमें फेफड़ा था वो जो था इफेक्टेड हो रहा था। निमोनिया में अगर बात करो तो निमोनिया में जो है फेफड़ा प्रभावित होता है, जबकि इसमें जो है जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, ऊपर का चाहे नाक है या फिर जो है ट्रैकिया है, ये प्रभावित होता है। तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन निमोनिया में क्या होता है कि अंदर जो मुख्य जगह है वहीं जाम हो जाता है, तो इससे फिर हवा यहाँ से शरीर नहीं जा पाता है। और इसमें जो है जो हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र है, निमोनिया में क्या प्रभावित होता है? निचली श्वसन तंत्र, लंग्स, फेफड़ा, और इसमें प्रभावित होता है ऊपरी श्वसन तंत्र। इसमें सामान्य जुकाम में, और इसमें होगा क्या? तो होगा वहीं कि सर्दी होगा, खांसी होगा और हल्का सर दर्द होगा, बुखार होगा, और जनरली 3 से 7 दिन में ये सही हो जाता है। कम से कम 3 दिन, अधिक से अधिक 7 दिन या 5 दिन होता है एवरेज। 5 दिन में एवरेज जो है सामान्य जुकाम सही हो जाता है, इंसान स्वस्थ हो जाता है। दवा नहीं भी खाए तभी भी स्वस्थ हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है। बस इसमें याद क्या रखना है? 3 बातें याद रखना। पहली बात कि होता किससे है? राइनो वायरस से होता है। दूसरी बात, इसमें क्या प्रभावित होता है? तो जो ऊपरी श्वसन तंत्र ये प्रभावित होता है। तीसरी बात, लक्षण क्या होता है इसका? तो इसमें सर्दी, खांसी, बुखार और सर दर्द, ये सब रहता है। चलो अब पढ़ लेते हैं अमीबिये पेचिस। अमीबिये पेचिस ऐसे लिखते हैं, इसको बिठाते हैं अमीबिये, इसको लिखते चलना। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट बात है, की पॉइंट है, वो लिखते चलना, अच्छा रहेगा। तो अमीबिये पेचिस, अमीबिये पेचिस इम्पोर्टेंट बीमारी है, मतलब इम्पोर्टेंट एक बीमारी नहीं है, एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट मतलब है कि एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अमीबिये पेचिस जो है ये होता है अमीबियासिस से,
अमीबी मतलब इसको बोलते हैं अमीबियासिस। और ये होता किससे है? ये होता है एक प्रोटोजोआ से। ये भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग एक और कौन था? मलेरिया। मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम है वो प्रोटोजोआ है। वैसे ही अमीबियासिस जो भी है ये भी प्रोटोजोआ से होता है। और किस प्रोटोजोआ से होता है? ये होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। जो ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है ये मुख्य रूप से हमारी आंत में पाया जाता है। ये ऑलरेडी हमारे आंत में रहता है, बड़ी आंत में, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, मतलब ये बहुत संख्या में अधिक हो जाते हैं, तब रोग उत्पन्न होता है अमीबियासिस। और इसमें होता है क्या है? इसमें होता यही है कि पेट में बहुत तेज ऐंठन होता है, बहुत तेज दर्द होता है, ठीक है। और इसमें जो है लास्ट में इसमें भी छिद्र हो जाता है छोटी आंत में, और इंसान की मौत भी हो सकती है। याद रखना है कि अमीबियासिस ऐसे फैलता कैसे है? तो फैलता है जनरली जो घरेलू मक्खियां होती हैं उनसे फैलता है। कि मक्खियां, मान लो किसी को अगर बोले ना कि हमेशा हमारे आंत में रहता है, ठीक है, वहां से जो है जो उत्सर्जी पदार्थ है वहां से बाहर आएगा उसके थ्रू, और वहीं होता है कि उस पर जाकर मक्खियां बैठेंगी, फिर अगर जब भोजन पर बैठेंगी तो फिर ये जो है उस तरह ये फैलेगा। और फैलेगा तो फिर इसमें होगा क्या? जब ये फिर मतलब जाएगा अमाशय में, तो जाने के बाद अमाशय में बहुत तेज दर्द होगा, पेट में ऐंठन होगा, और लास्ट तक जो है इंसान की इसमें भी मौत हो सकती है। खासकर बच्चों में बहुत खतरनाक हो जाता है ये। और ये होता है किससे है? तो ये होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से। इसका कुछ दवा होता है, इस दवा जो है यूज किया जाता है जनरली एरिथ्रोमाइसिन यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन, या फिर जो है एमिटीन यूज किया जाता है, या फिर जो है यूज किया जाता है डाइक्लोरोएमिटीन, डाइक्लोरोएमिटीन। ये सब दवाइयाँ जो है इसमें यूज किया जाता है। होता है किससे है? प्रोटोजोआ से होता है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से होता है, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है, लिख लिया इसको। तो क्या क्या देखें कि ये जो है प्रोटोजोआ से होता है। कौन प्रोटोजोआ होता है? तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका होता है। इसमें होता है क्या है? तो मुख्य से ये जो प्रोटोजोआ है वो होता है हमारे बड़ी आंत में होता है, और आंत से मतलब उत्सर्जी पदार्थ में आ जाता है। उत्सर्जी पदार्थ जो है वहाँ से फिर जो घरेलू मक्खियाँ हैं वो उसको खाद्य पदार्थ तक पहुँचा देती हैं। वहाँ से फिर जब अंदर जाएगा तब बीमारी होगा अमीबियासिस। इसमें पेट में बहुत तेज दर्द होगा, ऐंठन होगा, ठीक है, भूख वगैरह नहीं लगेगा। और इसमें जनरली दवा यूज किया जाता है एमिटीन, डाइक्लोरोएमिटीन, एरिथ्रोमाइसिन, सब के सब एंटीबायोटिक है। तो इसका यूज जो है इसमें किया जाता है। एंटीबायोटिक मतलब कि प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। अब हम लोग जो है कुछ और बीमारियों के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि एस्केरिस और एक और बीमारी है जिसका नाम है हाथी पांव। हाथी पांव या इसी को बोलते हैं फाइलेरिया, या फिर इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। देखो ये दोनों बीमारी जो है ये हेलमिंथस से होता है। हेलमिंथस क्या है? तो सूक्ष्म जीव है। जिस तरह से कि प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव है, जीवाणु सूक्ष्म जीव है, वैसे ही हेलमिंथस भी सूक्ष्म जीव है, और इनसे जन्म होता है एस्केरिस और हाथी पांव। हालांकि दोनों में हेलमिंथस अलग अलग होता है। एस्केरिस जो होता है एस्केरियासिस, ठीक है, ऐसे बोलेंगे इसको, एस्केरियासिस। तो एस्केरियासिस जो है ये होता है एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाड्स। एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाड्स ये क्या है? तो ये एक हेलमिंथस है। और हाथी पांव जो है ये होता है उचेरिया ब्रोनक्रॉफ्टी। ये होता है उचेरिया ब्रोनक्रॉफ्टी, ठीक है। ये होता है एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाड्स से, और ये होता है उचेरिया ब्रोनक्रॉफ्टी से। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। और दोनों क्या है? हेलमिंथस है।
पहले इसके बारे में देख लो, एस्केरिस के बारे में। तो ये जो एस्केरिस लिम्बरिक्वाइड्स है, ये होता कहाँ है, तो हमारे शरीर में ही होता है। शरीर में जो आमाशय, जो छोटी आंत है, वहीं पर पाया जाता है एस्केरिस लिम्बरिक्वाइड्स। और ये भी जो है वैसे ही आता है उत्सर्जी पदार्थ में, मुख्य रूप से मिट्टी में आ जाता है, और मिट्टी में भी ये पाया जाता है। मतलब कि उत्सर्जी पदार्थ में होता ही है, लगभग सभी जंतुओं में होता है, मनुष्य में भी होता है और गाय वगैरह में भी होता है, और वहाँ से फिर आ जाता है मिट्टी में। और मिट्टी में आने के बाद क्या होता है कि जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, या फिर अगर मिट्टी में जो है कोई लगा हुआ फल है, मिट्टी लगा हुआ सब्जी है, अगर उसका प्रयोग किया जाएगा तो फिर ये शरीर में प्रवेश कर जाएगा। और शरीर में जब प्रवेश कर जाएगा तो इसमें बहुत खतरनाक परिणाम होता है। इसमें एक तो कब्ज रहेगा, ठीक है, भूख नहीं लगेगा, पेट में बहुत तेज ऐंठन होगा, और लास्ट में इसमें इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, आंतरिक रक्तस्राव। इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा, तो जो छोटी आंत है, जो आमाशय है, उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो जाएगा एस्केरिस लिम्बरिक्वाइड्स के कारण, और फिर इंसान की इसमें मौत हो जाएगी। तो एस्केरियासिस जो है मुख्य रूप से बच्चों को ज़्यादा होता है, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनको बीमारी होने का चांस अधिक होता है। या अगर बड़ा लोग भी मिट्टी लगा हुआ फल या मिट्टी लगा हुआ सब्जी बिना धोए अच्छे से खाएगा तो उससे ये शरीर में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करके जो है कब्ज, ऐंठन, आंतरिक रक्तस्राव, थकान, ये सब, एनीमिया, रक्तस्राव होगा तो फिर क्या होगा, एनीमिया होगा। एनीमिया मतलब कि रक्त की कमी। एक ऐसी स्थिति से शरीर में अगर रक्त की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को जो है एनीमिया कहा जाता है। तो ये सब इसमें देखने को मिलता है। इसके लिए जो इलाज किया जाता है, जनरली इसमें इलाज किया जाता है हेट्राजन से। हेट्राजन दवा जो है इसमें भी यूज होता है और इसमें भी यूज होता है, दोनों में, क्योंकि दोनों जो है वो हेलमिंथस से ही हो रहा है, तो हेट्राजन दवा इसमें यूज होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाथी पांव का। किससे किस होता है देख लिए, होता है किससे, हेलमिंथस से। किससे होता है, नाम क्या है, एस्केरिस लिम्बरिक्वाइड्स। शरीर में कहाँ से आता है, तो मिट्टी लगा हुआ फल, मिट्टी लगा हुआ सब्जी खाने से आता है। इसमें होता है क्या है, तो ऐंठन होता है, रक्तस्राव होता है, एनीमिया हो जाता है। इलाज किससे होता है, तो हेट्राजन से होता है। हाथी पांव जो है ये होता है उचेरिया ब्रोनक्रॉफ्टी। उचेरिया ब्रोनक्रॉफ्टी को शरीर में लेकर कौन आता है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर। मादा क्यूलेक्स अभी पढ़े कि मलेरिया वाला जो प्लाज्मोडियम है उसको लेकर कौन आता है, फीमेल, मतलब कि वो एनोफिलस, मादा एनोफिलस। वैसे ही इसमें कौन आता है, मादा क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मच्छर लेकर आती है। जो उचेरिया ब्रोनक्रॉफ्टी है इसी शरीर में प्रवेश करता है, तो जो लसिका वाहिकाएं हैं पैर की, एक पैर में ही क्यों होता है, अच्छा देखो क्या होता है, नाम है हाथी पांव। इसमें पैर जो है बहुत मोटा मोटा फूल जाता है, हाथी की तरफ हो जाता है, इसलिए इसको हाथी पांव बोलते हैं। तो पैर में ही क्यों होता है, पैर में इसलिए होता है क्योंकि मादा क्यूलेक्स मच्छर है, ज़्यादा ऊपर उड़ नहीं सकती है, मतलब ये पैर के आसपास ही काट सकती है, इसलिए पैर में ही ये रोग पाया जाता है। और पैर में जो लसिका वाहिकाएं हैं, लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं, उनमें सूजन हो जाता है, और उससे पैर जो है बहुत दिन तक फुला रहता है। देखो ये एक मतलब दीर्घकालिक रोग है। दो तरह के रोग होते हैं, कुछ को बोलते हैं एक्यूट डिजीज जो कि कुछ दिन के होते हैं, और एक को बोलते हैं क्रोनिक डिजीज जो कि बहुत लंबे समय तक के लिए होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, हाथी पांव, ये सब क्रोनिक डिजीज है। एक बार अगर हो गया तो साल, 2 साल, 10 साल, बहुत लंबे समय तक जो है रह सकता है। ठीक है, तो ये होता किससे है, उचेरिया ब्रोनक्रॉफ्टी से होता है। ये शरीर में कैसे आता है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से आता है, और इसमें जो लसिका वाहिकाएं हैं पैर में, उसमें सूजन हो जाता है, और लंबे समय तक सूजन इसमें रहता है। जो इसका इलाज है वो किया जाता है हेट्राजन से। ठीक है, उसके अलावा इसमें और भी कुछ होता है। लसिका वाहिका में सूजन हो जाएगा तो पैर बहुत ज़्यादा मतलब कि सूजन हो जाएगा, फूल जाएगा। उसके बाद पैर की जो त्वचा है, त्वचा जो है वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, और उसमें जख्म हो जाएंगे। कहाँ पे, पैर की त्वचा में। जो पैर की त्वचा है उसमें वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, और उससे वहाँ जख्म हो जाएगा। जख्म होने के बाद वहाँ पर जीवाणु आकर बैठेगा, और बाकी सब मतलब जो रोगाणु हैं आकर बैठेंगे, और वहाँ पर जख्म बनेगा, घाव बनेगा। बहुत खतरनाक बीमारी हो जाता है इसमें। देखो एक तो इसमें मतलब कि उचेरिया ब्रोनक्रॉफ्टी आ रहा है, लसिका वाहिका इसमें फूल जा रहा है, तो पैर खूब मोटा हो जा रहा है। उसके अलावा इसमें जो त्वचा है वो ड्राई हो जाएगा, और उसमें जगह जगह उसमें मतलब कि जख्म हो जाएगा। उस जख्म पे आकर जो है मक्खियाँ और फिर जो है सूक्ष्म जीव वगैरह आकर बैठेंगे, और फिर वो जख्म बढ़ते चल जाता है। तो इसके इलाज के लिए जो है हेट्राजन यूज किया जाता है, या एक आता है चिनोपोडियम का तेल। चिनोपोडियम का तेल भी इसमें यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, जिससे त्वचा फटे नहीं, त्वचा शुष्क नहीं हो। तो यही बीमारी है एस्केरियासिस और हाथी पांव। देखिए पूरी तरह से थ्योरेटिकल चीज़ है, बेहतर इसको लिखो और रटो और एनसीईआरटी पढ़ते रहो। ठीक है, लिखो इसको।
चलो तो अभी पढ़ना है दाद के बारे में। दाद या इसको बोलते हैं रिंगवर्म। रिंगवर्म क्या होता है, जनरली देखे होगे कि जनरली यहाँ पर हो जाता है, लाल हो सकता है ना, लाल धब्बा हो जाता है, या फिर हाथ पर हो सकता है, फिर शरीर में कहीं भी हो सकता है। तो दाद होता है रिंगवर्म। रिंगवर्म जो है, ठीक है, यह मुख्यतः कवक के द्वारा होता है, फंगी के द्वारा। कवक उत्पन्न करते हैं। कवक जो होते हैं फंगी, यही दाद उत्पन्न करते हैं। कवक जो है कि जनरली जो मॉइस्ट प्लेस है, मतलब जहाँ पर नमी ज़्यादा है, वहाँ पर उत्पन्न होते हैं कवक। और इसीलिए जहाँ पर देखो कि जैसे ये है, जहाँ पर नमी होने का चांस अधिक होता है, वहाँ पर जो है दाद होने का चांस अधिक होता है, और वहीं पर दाद होता है रिंगवर्म। मैंने दाद एक्जिमा रिंगवर्म यही होता है। दाद जो है कवक में भी मुख्य रूप से 3 प्रजातियां हैं जो मुख्य रूप से दाद उत्पन्न करते हैं। कौन कौन है, तो एक है एपिडर्मोफाइटन, एक है माइक्रोस्पोरम, और एक है ट्राइकोफाइटन। तो यही 3 उप प्रजातियां हैं कवक की जो कि दाद को उत्पन्न करती हैं। इसमें से जो एपिडर्मोफाइटन है, इनके कारण दाद होता है त्वचा पे और नाखून पे। नाखून पर भी होता है, नेल पे। त्वचा और नाखून पे जो दाद होता है वो एपिडर्मोफाइटन के कारण होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरम जो है, इसके कारण उत्पन्न होता है त्वचा पे और बाल पे। त्वचा पे और बाल जो है, मतलब हेयर जो है, ठीक है, यहाँ पर मतलब जो स्कल है, खोपड़ी है, यहाँ पर जो त्वचा होता है रिंगवर्म, वो होता है माइक्रोस्पोरम के कारण, ठीक है। और ट्राइकोफाइटन के कारण कहीं भी हो सकता है, कहीं मतलब कि त्वचा पर भी हो सकता है, बाल पर भी हो सकता है, और नाखून पर भी हो सकता है। बस इससे अधिक याद नहीं रखना है। बस याद रखो कि दाद किससे होता है, तो कवक से होता है। कवक की भी 3 मुख्य उप प्रजातियां हैं जिनसे कि दाद उत्पन्न होता है, एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटन। एपिडर्मोफाइटन से त्वचा और नाखून में होता है, माइक्रोस्पोरम से त्वचा और बाल में होता है, ट्राइकोफाइटन से त्वचा, बाल और नाखून तीनों में हो सकता है। तो ये बात मतलब क्लियर है कि फंगी से हो रहा है। इसको खत्म करने के लिए जो है फंगीसाइडल दवाई का देखते होगे, जो भी दवा दांत का जो भी ट्यूब वगैरह आता है उस पर फंगीसाइडल लिखा होता है, मतलब फंगी को मारने वाला दवा होता है, फंगी को खत्म करने वाला, जो कि दांत जो है फंगी से ही उत्पन्न होता है। तो इतनी सारी बीमारियां हैं, टाइफाइड, मलेरिया, ठीक है, निमोनिया, सामान्य जुकाम, उसके बाद दाद, फाइलेरिया, एस्केरिस और अम्बियोटिस, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके अलावा और कोई बीमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। लेकिन कुछ बीमारियाँ और भी हैं जो एनसीईआरटी मतलब लास्ट में दी हुई हैं। 2 मुख्य बीमारी है, कैंसर और एड्स, तो उसके लिए कोई एक क्लास रहेगा, एक क्लास कैंसर के लिए, एक क्लास एड्स के लिए। और कुछ बीमारी और भी है जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है लेकिन इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डेंगू, मतलब सामान्य नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि लास्ट में फिर कंप्लीट हो जाएगा। जो भी इस तरह का बीमारी है, डेंगू है, अब जैसे कोरोना चल रहा है, इसके बारे में हो सकता है। तीसरा जो फेमस बीमारी टेटनस है, ठीक है, ये सब के बारे में जो है बात किया जा सकता है। फिलहाल इतना बात पता होना चाहिए, तो एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है।